Welcome kiddos in a series of learning accounts for class 11. Well, before starting this chapter or before starting this video, I have one question for you. Why would anyone start a business? कोई एक बिजनेस शुरू क्यों करना चाहता है? आप बोलोगे सर क्वाइट सिंपल. Objective of starting a business is to earn profit. Profit earn करने के लिए. Yes, you are right. Profit earn करने के लिए. But वो profit calculate कैसे करें? So this chapter is all about how to calculate the profit or loss. We can say this chapter is the final destination of our all journey from recording of transaction into journal, posting of those transactions into ledger, preparing trial balance from there and now we're going to prepare profit and loss account based on the trial balance. Right. This chapter also has very important from two perspectives for you. One, it carries the maximum weightage of mark. Yes. This alone one chapter carries 20 marks in your course, and that is why I request you to pay more attention, be more focused while learning this chapter. The number two is this chapter provides the result or the final outcome of the business efforts has been done by a businessman. Like once you appear for any exam, you are quite curious about what the result will be. The same way, this chapter provides a result of the effort that has been put up by a businessman during the period. So let's understand this chapter. Come on. So as this is regarding profit and loss, let's understand what is profit. So profit is nothing but if my revenue is greater than my expense, then there will be my profit. And if my revenue is less than my expenses, then there will be loss. मतलब ये है कि अगर मेरे expenses ज़्यादा हैं मेरी इनकम से तो मुझे लॉस होगा और अगर मेरे expenses कम हैं मेरी इनकम से तो मुझे प्रॉफिट होगा. अब रेवेन्यू को समझते हैं. एक बिजनेस के पास रेवेन्यू कैसे आते हैं? द रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस विल बी फ्रॉम द डायरेक्ट ऑपरेशंस. आपका जो भी आपने बिजनेस शुरू किया उससे रिलेटेड जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, सो दैट्स अ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस. एंड देयर इज अ रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेशंस आल्सो. तो डायरेक्टली ऑपरेशन से रेवेन्यू कौन से है, नॉन ऑपरेशन से कैसे हैं? लेट्स से यू हैव ए बिजनेस ऑफ सेलिंग कार्स और फर्नीचर. सो द रेवेन्यू विच यू अर्न, जो इन कार को बेच के या फर्नीचर को बेच के जो आपके पास रेवेन्यू आता है, दैट इज योर ऑपरेशनल रेवेन्यू. और मैं कोचिंग देता हूँ और ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, द रेवेन्यू क्या होगा? तो माई रेवेन्यू विल बी द फीस विच आई कलेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, दैट विल बी माई रेवेन्यू. अब नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू क्या है? नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो बिजनेस, यहां पर हम बिजनेस की बात करें, अगर बिजनेस के पास कुछ रिसोर्सेज है विच इज लाइंग आइडल, वैकेंट है. लेट्स से आप बिजनेस के पास एक वेयर हाउस है या एक प्रॉपर्टी है जो वैकेंट पड़ी है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे तो वो रेंटल इनकम उसकी होगी. लाइक आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर आप एक घर में रहते हैं और आपके पास एक एडिशनल घर भी है, सो आप उसको रेंट पे देते हैं, सो दैट यू कैन आल्सो अर्न रेवेन्यू फ्रॉम रेंट. द सेम वे बिजनेस आल्सो डज दैट. बट यहां पर माइंड ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट द पर्सन. तो हमें यहाँ पर जितने भी रेवेन्यू है या एक्सपेंस जो हम बात करें, दैट हैज टू बी रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली. तो बिजनेस के पास एक वैकेंट प्रॉपर्टी है विच ही हैज लेट इट आउट, सो उस पे जो रेवेन्यू आ रहा है दैट्स इट्स इनकम. इट कुड बी पॉसिबल कि रेवेन्यू एक का सोर्स क्या हो सकता है कि कुछ फंड्स पड़े हुए बिजनेस के पास, पैसा है जो कि आइडल है, इसको जरूरत नहीं है, तो वो लोन पे दे सकता है टू अर्न इंटरेस्ट इनकम. द सेम वे business can invest in some of the company, like you might have seen your papa, your mom, they invest in some shares into the market. So उससे उनको क्या इनकम मिलती है? उनको डिविडेंड की इनकम मिलती है. So the same way business also invest somewhere in other stocks and उससे जो इनकम डिविडेंड इनकम होती है that's its non operational income. और कई बार क्या होता है, बिजनेस के कुछ असेट्स हैं जो कि अभी यूज में नहीं है तो उन्हें वो बेच देते हैं. तो जब वो बेचता है उन असेट्स को, तो उससे जो इनकम होती है दैट्स आल्सो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस. So now I hope you understand what is operational revenue, what is non-operational revenue. Now let's understand the expenses. The expenses also has been categorized into two category. One is direct expenses, the other is indirect expenses. अब ये direct expenses क्या है और why we need to categorize direct and indirect? जो अगर हम अभी आगे देखेंगे, जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उसमें हम दो भाग करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा मतलब है जो हम गुड्स बेच रहे हैं उससे मुझे कितना फायदा है, दैट्स वन पार्ट. द अदर इज द ओवरऑल प्रॉफिट विच ए बिजनेस अर्न. सो लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर योर एनसीईआरटी बुक, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्सपेंसेस, और परचेज ऑफ गुड्स
एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो ये सारे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय ब्रेकिंग दिस डेफिनेशन। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। अब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्या खर्चा हो सकता है? वंस यू डू सम मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आप उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, सो दैट्स योर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है उसको आप अपने प्लांट तक या फैक्ट्री तक लेके आएंगे जहां पर आप उस पर अपना मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग। तो जो आप कैरियज देंगे, जो आप फ्रेट देंगे, जो आप ऑक्ट्राई देंगे, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू व्हाट? योर purchase of that raw material, bringing it to your plant so that you can start your production manufacturing activity. तो सेकंड क्या हुआ? कैरिज, फ्रेट, ऑक्ट्राई। पर इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इनवर्ट की बात कर रहे हैं। इनवर्ट मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताया था, इन मतलब जब कंपनी के अंदर आ रहा है, तो दैट इज रिलेटेड टू माय एक्सपेंसेस, नॉट द आउटवर्ड। इफ इट्स अ कैरिज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, दैट विल नॉट गेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज वो क्या है, आपने जो माल बनाया उसको बाहर बेचने के लिए, वेयर एवर यू वांट टू सेल इट आउट into the market, that is known as carriage outward. तो यहाँ पर outward is not a direct expenses, we'll focus only the inward. Third, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? यूटिलिटीज। बिकॉज when you are doing some manufacturing, आपको किस चीज की जरूरत हो सकती है? आप कोल यूज कर सकते हैं, आप फ्यूल यूज कर सकते हैं, आप गैस यूज कर सकते हैं, आपको पावर और इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। पर यहाँ पर ये ध्यान रखिए, these all expenses which we are talking about related to factory or plant directly identifiable, क्योंकि वो पावर आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में भी यूज हो सकती है। आपकी फैक्ट्री अलग है, आपकी एक जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग डिपार्टमेंट बैठते हैं, लाइक एचआर का डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, आर&डी का डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑल आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इसलिए अगर मुझे पावर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का दिया हुआ है, सो दैट इज नॉट माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, दैट इज कॉल्ड ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके साथ साथ क्या होता है, आप जो प्रोडक्शन में आपको लेबर यूज करनी पड़ रही है, तो जो भी लेबर आप यूज कर रहे हैं, तो उनको लेबर्स को यहां पर क्या क्या है, लेबर को हम वेजेस देते हैं। तो जो वेजेस हम लेबर्स को देते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर जो हम सैलरी पे करते हैं, यह माना जाता है कि जो लेबर ओरिएंटेड या फिजिकल वर्क ओरिएंटेड जो काम होता है, उसके लिए हम वेजेस देते हैं। और जहां पर मेंटल वाला काम होता है, लाइक आपके जैसे मैंने डिपार्टमेंट बताया, एचआर का डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस, सो ऑल दीज आर मेंटल वर्क रादर देन दी फिजिकल लेबर वी कैन से। सो वो इसलिए डिफरेंस है। तो सैलरी इज कैटेगराइज एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेजेस इज कैटेगराइज एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सब जो खर्चे हैं, तो इसके अलावा ऑल एक्सपेंसेस, और तो अब इन सबको मिला के अगर हम देखें कि ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैन बी नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको समझाता हूं। सैलरी सिर्फ लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर अगर यही सैलरी के आगे लिख दिया सैलरी पेड टू दी फैक्ट्री वर्कर्स, और सैलरी प्लांट सैलरी और प्रोडक्शन सैलरी, तो प्रोडक्शन सैलरी, फैक्ट्री सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जिसके आगे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, परचेज से रिलेटेड कोई चीज आ गई, अभी वी आर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सो लेट्स टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ओनली। सो प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड अगर मैंने यहां सैलरी भी लिख दिया, तो यहां पर क्या होगा, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा। सो बी गिव अटेंशन टू द वर्ड, आपको जो नॉमेनक्लेचर यूज किया है उस एक्सपेंस का, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर उसमें परचेजेस, अगर प्रोडक्शन का नाम है, प्लांट का नाम है, फैक्ट्री का नाम जुड़ा हुआ है उस वर्ड के साथ में, तो इवन अगर जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पर अगर यहां पर मैं लिख दूं फैक्ट्री सैलरी या प्रोडक्शन सैलरी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा। ओके, सो ऑल दीज कम एज ए, और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, नाउ द सेकंड इज परचेजेस ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स के साथ में हमारे कौन से खर्चे होते हैं? परचेज ऑफ गुड्स में हम जब गुड्स कोई परचेज करते हैं, तो मेरा कौन सा खर्चा हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल जो मैं परचेज कर रहा हूं, तो किसी एक मीडिएटर के थ्रू कर रहा हूं, तो उसको मैंने कमीशन दी। ओके, सो दैट कमीशन इज व्हाट? दैट इज आल्सो रिलेटेड टू माय परचेज। तो अगर वहां पर क्वेश्चन में दिया होगा कमीशन ऑन परचेज, सो दैट विल बिकम योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस विच रिलेट टू इधर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहे हैं या आप एक सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोचिंग सर्विसेज का एग्जांपल दिया, या दूसरे सर्विसेज हो सकते हैं कि आप कोई आर्किटेक्चरल सर्विसेज देता है, कोई प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो अपना सर्विसेज ऑफ देते हैं, प्रोफेशनल इनपुट्स फॉर टैक्स कैलकुलेशन, फॉर योर book maintaining books of accounts. So all these are professional services.
comes under the services. तो उसमें जो direct expenses related to my all these services will be as a direct expenses. अब इसमें एक छोटा सा एक आपको समझने की जरूरत है पैकिंग और पैकेजिंग का डिफरेंस. पैकेजिंग एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जो पैकिंग एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट है. ये माना गया और ये बोला, इसमें बताया कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड जो खर्चा है, तो जो भी मेरा प्रोडक्शन रिलेटेड जो मैं माल प्रोड्यूस किया उसको जो मैं पैकेज करूंगा अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक होता है कॉमन इज मैं एक चीज को कई जगह पे यूज कर रहा हूं तो मैंने डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है. इसका एग्जांपल मैं भी देता हूं आपको. तो पैकेजिंग इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और पैकिंग इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट. पैकिंग में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लेट्स से आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर मूव कर रहे हैं, आपने मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया, तो आपके घर में कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं, तो उन सब चीजों को वो अपने अलग से पैक करता है, फिर एक कार्टून में डालता है, फिर अपना लेके जाता है, फिर अपने गोडाउन में वहां पर वो ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये सब क्या है, ये पैकिंग एक्सपेंसेस. पैकिंग एक्सपेंसेस मतलब आपका वो सर्विसेज क्या दे रहा है, आपके गुड्स को जो भी आपका उसको पैक करने का, उसको ढंग से रैप करके एक अलग बॉक्स में लेके जाने का. सो ऑल हैंडलिंग और लोडिंग अनलोडिंग, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर पैकिंग एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू पैकिंग खर्चा है. तो इसलिए पैकिंग को बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए पैकिंग एक्सपेंसेस कैटेगराइज एज इनडायरेक्ट. और पैकेजिंग एक्सपेंसेस जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो फॉर पैकेजिंग योर फाइनल प्रोडक्ट, वो एक्सपेंसेस आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आप चाहे याद भी कर सकते हैं, अगर समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पैकिंग में देयर इज अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व. पैकेजिंग मतलब एक छोटा सा मटेरियल को जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल लेके आ रहे हैं और उसमें जो भी आपने लेबर यूज करी टू पैक दैट पर्टिकुलर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, तो दैट इज नोन एज पैकेजिंग एंड पैकेजिंग विल कम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. I hope now you understand the packaging and packing. Now let's move and understand some another term, that is cost of goods sold. इस डेफिनेशन इसको समझने के लिए अगर मैं इसके ब्रेक करूं तो इसका मतलब क्या है, उस गुड्स की कॉस्ट कितनी है जो मैंने बेचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैंने बेचा है. सो वी कैन से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड, ये मेरे को निकालना है कि इसी से मेरा प्रॉफिट पता लगेगा. अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले मैंने अभी जैसे आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करी, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दैट इज नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट आल्सो, तो वो होगा. उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में मैंने आपको डिटेल दिया है कि रॉ मटेरियल हो सकता है, यूटिलिटी यूज करते हैं, वेजेस यूज होती है. सो ऑल दोज कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स, ऑल दोज एक्सपेंसेस का जब सारा इकट्ठा करते हैं तो दैट विल बिकम माय प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. अब जब आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, लाइक एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड विद कि मोबाइल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है ना कि आपके पास कुछ स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हो, आपके पास नहीं बिका हो, तो उसमें जो मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट हुई उसमें मैंने क्या ऐड किया, माय ऑलरेडी स्टॉक विच आई एम हैविंग, द स्टॉक आई एम हैविंग, तो वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी उसके अंदर. तो ये तो हो गया मेरा टोटल प्रोडक्ट जो मेरे पास इस वक्त जितना प्रोडक्शन है और जो स्टॉक है टोटल मिला के कितना मेरे पास प्रोडक्ट क्वांटिटी अवेलेबल है. पर ये तो जरूरी नहीं कि मैंने सारा बेचा हो, जैसे मैंने अभी हमने ओपनिंग स्टॉक भी ऐड किया क्योंकि पुराना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि मैंने बस कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. तो मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो अगर इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच वी हैव सोल्ड. सो दिस इज द कंसेप्ट विच यू डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से यू हैव ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाइसिकल. अब आपके पास स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक है बाइसिकल का 50,000 का. आपने ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्रोडक्शन किया जिसकी कॉस्ट आपको आई 4,30,000. तो टोटल प्रोडक्ट जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 4,80,000. अब इसमें से लेट्स से 5 बाइसिकल बेच दी, 5 बाइसिकल 50,000 रुपीज बेची एक बाइसिकल, तो टोटल बाइसिकल कितने में बिकी, योर रेवेन्यूज विल 2,50,000. अब आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, कॉस्ट कितने की, क्योंकि हम उतना ही माल की कॉस्ट निकालेंगे जितना हमने बेचा है. तो मुझे कॉस्ट क्या चाहिए, मुझे 5 बाइसिकल्स की कॉस्ट चाहिए, पर मुझे कैसे पता लगे, क्योंकि यहां पर तो मेरे पास 4,80,000 दे रखा है, क्वांटिटी है ही नहीं. तो जब हम पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस या दूसरी सब चीजें हमने देखी, उसमें यह बताया गया था जैसे ओपनिंग स्टॉक है, हम एक अलग से स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें हम सारी डिटेल लिखते हैं, सो दैट तभी अगर मैं बोलूं तो क्लोजिंग स्टॉक हमने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में नहीं आता अलग से, और उसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, दिस इज द रजिस्टर विच वी मेंटेन. अगर जो यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक 2 क्वांटिटी का था बाइसिकल का जिसकी 25,000 रुपए की कीमत थी, तो 50,000 इस तरह से आया.
ड्यूरिंग द पीरियड आपने 10 बाइसिकल प्रोड्यूस करी 43,000 की रेट के हिसाब से 4,30,000। तो अभी आपके पास कितनी बाइसिकल्स हैं? 12। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4,80,000। तो एक बाइसिकल की एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई? 40,000। इसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड भी कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो मेरे पास स्टॉक है उसको वैल्यू करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो तरीका है वेटेड एवरेज तरीका है जो हम अभी मैंने आपको समझाया। तो 40,000। अब मुझे पता लग गया एक बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है। तो मेरे पास 5 बाइसिकल बेची है, तो 5 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो मैं अपना आराम से प्रॉफिट बता सकता हूं कि 50,000 सेलिंग प्राइस है, 40,000 मेरा कॉस्ट प्राइस है एक बाइसिकल। तो एक बाइसिकल पे मुझे प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो 5 बाइसिकल पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। अब इसको वी रीराइट इट इन अ डिफरेंट वे, जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास I just show you with the help of highlighter. Just a second. Yeah. यहाँ पर जैसे हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया मेरा? द ओपनिंग स्टॉक आई हैव हैविंग 2 क्वांटिटी 25,000 के हिसाब से 50,000 का है। फिर व्हाट आई डिड इज मैंने प्रोडक्शन किया 10 क्वांटिटी का 43 के हिसाब से, तो 4,30,000 आया। नाउ अब मैंने कितना, जैसे यहां पर दिखाया है कि मेरे पास एक ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, अब मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है मैं रिड्यूस कर दूंगा। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 12 बाइसिकल थी, 5 बाइसिकल हमने यहां बेची, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 7 बाइसिकल। सॉरी, लेट मी हैव वाटर फर्स्ट। सॉरी फॉर द ब्रेक। तो 7 बाइसिकल मैंने बेची, एक बाइसिकल की कीमत हमने यहां 40,000 निकाली है। तो 7 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी हुई? 2,80,000। तो नाउ वी कैन कंप्यूट मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और द प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास निकल गया आ गया कि कितना मैंने माल बेचा, 5 बाइसिकल मैंने बेची और उसकी कीमत कितनी है? 40,000। तो टोटल 2 लाख। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। Okay, so let's move and now understand the format of trading and profit and loss account. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ 2 नाम है। ट्रेडिंग से हमें पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझा रहा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में के बेस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपोनेंट अलग अलग एक्सपेंसेस का क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस में जितने भी खर्चे हैं वो सब हम ऐड करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मेट। बिफोर दैट यहां लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड। तो जो प्रॉफिट जो हम निकालते हैं वो एक पीरियड का निकालते हैं, राइट? हम रोज रोज प्रॉफिट निकालते नहीं है। तो एक साल जनरली फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, तो एक साल का जितना प्रॉफिट हुआ, इसीलिए बोला जाता है कि जब हम हर महीने का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट, सेल में भी बैलेंस शीट लिखते हैं, एक्सपेंसेस में भी बैलेंस शीट लिखते हैं और आगे फ्लोटिंग करते हैं। पर जब ईयर आता है, ईयर एंड क्लोजिंग में ऑल दीज एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वही ट्रांसफर है। अब ये अकाउंट अगर आप देखो तो इट्स लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में क्या होता है? डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो इसका मतलब किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से। अब एक्सपेंसेस या लॉसेस कांट इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड में, इसलिए यहां पर हमने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किया। और रेवेन्यू एंड गेन कहां पर इंक्रीज होते हैं? क्रेडिट साइड में, इसलिए हमने रेवेन्यू एंड गेन इस तरफ लिखा। ओके, अब स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मेट की। तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हम परचेजेस लिखेंगे। अब इस परचेजेस में से मैं कुछ रिटर्न भी करता हूं, तो इसलिए मैंने परचेजेस लेस रिटर्न किया। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? हम सेल्स लिखेंगे। अब सेल्स में भी हम कुछ रिटर्न कर सकते हैं, जिसको हमने सेल करी वो हमें रिटर्न कर सकते हैं। जैसे हमने परचेजेस मैंने खरीदा तो रिटर्न किया, उसी तरह जिसको मैंने सेल किया दे विल रिटर्न टू मी। तो सेल्स माइनस रिटर्न आ गया। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ये आपको अप्लाई करना है, दिस फॉर्मेट आपको हमेशा यूज करना है। नंबर 1 आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, सेकंड परचेजेस लिखना है, थर्ड में आपको सेल्स लिखना है एंड फाइनली क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉलो करना है। इसके अलावा आप इसके बाद आप एक्सपेंसेस किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट दिस फॉर्मेट की ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, दिस यू हैव टू राइट डाउन इन, दिस इज द फॉर्मेट आपको यूज करना है। उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में लिखें, कोई इशू नहीं।
तो उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमने बात की, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट विच वी आर प्रिपेयरिंग। अब उसके बाद हम ये मानते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब मेरा रेवेन्यू इज मोर देन माई एक्सपेंसेस। नेगेटिव से क्यों शुरू करें भैया, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो इसलिए मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्रेडिट साइड का जितना टोटल है मैं डेबिट साइड में भी लिखूं, और जो बैलेंस निकल के आएगा दैट विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। जैसे मैं जब अकाउंट को एक क्लोज करता हूँ लेजर में, तो बैलेंस सीडी लिखता हूँ, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब ये तो हमारे सिर्फ अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हुई, क्योंकि मैं तो और भी खर्चे करता हूँ ना और खर्चे पहले हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं टूवर्ड्स, हमेशा हमें पता है कि अगर डेबिट साइड में सीडी आया है तो उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं बीडी, क्रेडिट साइड में। क्योंकि मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, दैट इज व्हाई सीडी हमने डेबिट साइड में लिखा है। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, इसमें बाद हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कई सारे हो सकते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकता है, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया डिटेल। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन। सो ऑल आर दीज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, सो अब इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर मैं ब्रॉड फॉरवर्ड करता हूं। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हमारे पास कई हो सकते हैं। अभी तक हमने जो रेवेन्यू राइट डाउन किया वो रिलेटेड टू माई ऑपरेशन था, जिसका मेरा मेन बिजनेस था। पर नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू भी होते हैं, तो ऑल दोज नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू विल राइट डाउन हियर। और इट कुड बी पॉसिबल मेरे पास कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं या एक्सपेंसेस मैं कर सकता हूं, वो मैं यहां पर लिखूंगा। अब मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आया दैट आई ट्रांसफर टू माई कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेट तब यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है। ओके, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, या उसने नहीं दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तब क्या होगा, तो जितने भी अदर रेवेन्यूज हैं दैट आई राइट डाउन अंडर ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किए। ओके, और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख दूंगा। क्लियर? अब अगर मैं देखूं तो मेरा जो मैंने आपको पहले समझाया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो अगर इस स्क्वायर को देखें हम, तो दिस रिलेट्स टू माय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और वी कैन से परचेसेस कॉस्ट। ओके, so this is the format. Now let's understand it with the help of an example. Before that, let me have a sip of water, please. Okay, so now let's understand it with the help of an example. आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस भी दिया हो सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस दिया है तो आपका जॉब बहुत आसान हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट साइड दी हुई है, और उसमें से आपको डेबिट साइड में से सारे एक्सपेंसेस निकालने हैं और क्रेडिट साइड से आपको रेवेन्यू निकालने हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर योर ट्रायल बैलेंस। पर कई क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बैलेंसेस दिए होते हैं तो आई एम स्टार्टिंग विद लिटिल डिफिकल्ट पार्ट सो दैट आपको समझ में आए कि बैलेंसेस दिए हैं तो करना, इट्स अ सेम जॉब। आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ यूज करना है कि इसमें वन बाय वन हर एक्सपेंसेस या जो भी आपको यहाँ पर डिटेल दी है उसके अगेंस्ट में आपको लिखना है कि व्हाट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, तो उसमें आर लिख सकते हैं। व्हाट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को आप बाइफिकेट कर सकते हैं। डी इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आई इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या असेट्स है क्या लायबिलिटी है। तो इसमें अगर आप लिख लेंगे उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, सो अभी इन दिस क्वेश्चन मैं सीधा डायरेक्टली इसमें वन बाय वन पोस्ट करता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर्मेट ऑलरेडी बता दिया था, और उसमें सबसे पहले आपको जो 4 पॉइंट्स दिए वो लिखने हैं। सो व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 15,310। देयर आफ्टर परचेजेस, सो वी राइट डाउन परचेजेस 82,400। इफ वी लुक एट क्वेश्चन में मुझे रिटर्न क्रेडिट दे रखा है, रिटर्न जो क्रेडिट, अब जब भी मैं रिटर्न करूंगा परचेजेस रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि गुड्स मेरे वापस मैंने दे दी। तो ये परचेज रिटर्न का आपको जरूरी है डायरेक्ट परचेज रिटर्न लिखे, रिटर्न क्रेडिट भी दे सकते, तो आपको समझना है कि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये रिटर्न परचेज से रिलेटेड है। तो हमने 24,400 इसमें से माइनस किया, तो बैलेंस कम्स 80,000। अब थर्ड क्या है, सेल्स।
जो 4 पॉइंट है जो आपने मैंने बताया उस हिसाब से लिखना। तो सेल हो गया। अब उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। लाइक परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि मेरे पास अब गुड्स वापस आ गए। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस ने दिया 4,000 आई रिड्यूस इट, तो इट कम्स टू 2,52,000। अब उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, द नंबर 4 पॉइंट जो मैंने आपको फॉर्मेट बोला है कि ये 4 चीजें आपको पहले लिखनी है, उसके बाद यू कैन फॉलो एनी ऑर्डर। यहाँ पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 25,400, सो आई राइट डाउन 25,400। ओके, सो अब मैंने सारा लिख लिया। अब उसके बाद लेट्स नाउ स्टार्ट विद माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं 1 बाय 1 इसमें प्लॉट करता रहता हूँ। आपके ऊपर है कि अगर आप, मैंने जैसे बताया है कि जब आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आप बाइफिकेट कर लें, राइट डाउन कर लें कि एक्सपेंस क्या है और रेवेन्यू क्या है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इस फॉर्मेट में। एंड उसके बाद आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं और नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालना है, सो विल गो विद डायरेक्टली विद दैट। तो अब यहाँ पर फैक्ट्री रेंट दे रखा है 18,000। फैक्ट्री जो भी मैंने बताया, फैक्ट्री से हो, परचेजेस से हो, प्लांट से हो, प्रोडक्शन से हो, ऑल दीज। मैन्युफैक्चरिंग एक चीज है और उस मैन्युफैक्चरिंग में मैंने अलग अलग नाम दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? फैक्ट्री में होती है, तो फैक्ट्री का अलग नाम क्या हो सकता है? प्लांट, तो प्लांट दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन रिलेटेड भी हो सकता है। परचेजेस आप कुछ करते हो तो परचेज रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो परचेजेस, और या फैक्ट्री, प्लांट, प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा नाम यूज करो जिसमें आपको बताया है कि इनडायरेक्ट हो सकता है, पर अगर ये नाम साथ में जोड़ दिया तो वो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि वो उससे ही रिलेटेड के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो अभी हमारा फैक्ट्री रेंट, तो हमने फैक्ट्री रेंट लिख दिया 18,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि जब हम कोई माल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें वो खर्चा देना। सो ये एक्सपेंसेस मेरा क्या हुआ? डायरेक्ट है क्योंकि उस परचेज से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ कस्टम ड्यूटी लिख दिया। अब उसके बाद जैसे बताया कोल, गैस एंड पावर है क्योंकि ये मेरा फैक्ट्री रिलेटेड ही खर्चा होगा, तो दैट इज आल्सो आई पुट इट 6,000। नेक्स्ट इज वेजेस। अब 16,600 की वेजेस है। वेजेस लाइक आई टोल्ड यू कि रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो आई रिटन डाउन। द नेक्स्ट इज सैलरी। अब सैलरी क्या है? सैलरी, अगर सैलरी टू प्लांट लिखा होता, सैलरी टू फैक्ट्री लिखा होता या सैलरी टू प्रोडक्शन लिखा होता, कोई भी नाम, जैसे मैंने आपको अभी मैन्युफैक्चरिंग के बताया, देन आई राइट डाउन अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर क्योंकि सैलरी ही नाम लिखा है तो सैलरी मैं कहाँ लिखूंगा? सैलरी में अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा। यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि यहाँ पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा और फिर नीचे नेट प्रॉफिट निकालूंगा। आप अपने क्वेश्चन में जब आपने यहाँ पर डिटेल सारा लिखा हुआ है तो आप पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग विद द फ्लो कि क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब उसके बाद डिस्काउंट डेबिट दिया हुआ है। डिस्काउंट डेबिट मतलब मेरा लॉस है क्योंकि लॉस इंक्रीज डेबिट साइड में होता है। तो मैंने कुछ खरीदा होगा या किसी कोई माल बेचा होगा तो उसमें मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट बिकम माई लॉस, सो लॉस इंक्रीज डेबिट साइड। इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सो आई राइट डाउन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन कमीशन। अब कमीशन क्या है? क्रेडिट दिया हुआ है। कमीशन क्रेडिट का मतलब मेरी इनकम हो रही है, राइट, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू माई ऑपरेशनल एक्टिविटी, सो इसलिए मैंने इसे अंडर ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, यहाँ ब्रॉड प्रॉफिट करेंगे तो मैंने यहाँ पर अपना रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेशन यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। ओके, अब देखते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5850। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? एक तो बैड डेट्स मतलब क्या, मैंने लॉस बुक कर लिया, किसी से मेरे को 1,000 रुपए लेने तो उसने दिए नहीं तो मैंने 1,000 रुपए अपनी बुक से लॉस राइट ऑफ कर दिया, लॉस लिख दिया पूरा का पूरा, और उसने बाद में मेरे को 500 रुपए दे दिए। तो अब ये मेरी इनकम हो गई ना, मैंने तो पहले सारा लॉस बुक कर दिया, तो मेरी जो इनकम हुई, तो बैड डेट्स रिकवर्ड इज बिकम व्हाट? माय नॉन ऑपरेशनल इनकम, बाद में मेरे को पैसा मिल गया। अब अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये क्या होता है? जब हम किसी आदमी से पैसा चार्ज करते हैं टू प्रोवाइड हिम एनी सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स, जैसे जो कोई डॉक्टर्स की तैयारी कर रहा होता है, उनको किसी हॉस्पिटल में जाके कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ता है, तो उस काम के लिए वो कुछ पैसे, क्योंकि वो वहां पर उनको सिखा रहे हैं तो वो चार्ज करते हैं कुछ पैसे। लाइक भाई अगर कुछ आर्टिकल्स हैं या तो कोई लोग ट्रेनिंग करते हैं फैक्ट्री में आके या आपके ऑफिस में आके, तो उनसे जो भी पैसा चार्ज किया जाता है बाय द बिजनेस चार्ज कर रहा है क्योंकि दे आर इम्पार्टिंग देम द नॉलेज, ठीक है, उनको सिखा रहे हो, तो उससे जो पैसा चार्ज होता है दैट्स बिकम बिजनेस इनकम। तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बिकम्स योर इनकम। तो यहाँ इसलिए हमने
इनडायरेक्ट इनकम, नॉन रेवेन्यूअल इनकम, नॉन ऑपरेशनल इनकम हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। नो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लाइक आई सेड, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लिखा है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। So next is administrative. It's not related to production. That's why I've written it under indirect expenses. This line I've created, if you don't get confused, this line I've created for to bifurcate. The above is with respect to my direct expenses. This is the below is my indirect expenses. But I am going one by one as has been given in the question. तो इसलिए मैं इसको indirect to direct अपने bifurcate कर रहा हूँ by giving some space for the gross profit, and this area is for my gross profit and this area is for my profit and loss account. Now come carriage. Carriage में कुछ नहीं दिया हूँ, ना inward ना outward. So we'll assume it, this carriage will assume as a direct expenses. अगर outward लिखा होता तो indirect में जाता, inward है तो लिखना ही है, और अगर कुछ भी नहीं नाम आगे किया ना inward ना outward, then we'll assume कि this is a direct expense. Capital not related to any expense. Drawing is not related to any expense. Sundry debtors, creditors, ये किसी एक्सपेंस रिलेटेड, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में बात करनी है कि मुझे प्रॉफिट निकालना है। अब डेप्रिसिएशन आल्सो माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया। अब अगर एक क्वेश्चन है, अगर ये डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री लिखा होता, ये प्लांट लिखा होता, तो मैं इसे अनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लिखता, मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखता। क्लियर? तो किसी भी चीज के साथ, जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी एक नॉर्मल जो इसको हम इनडायरेक्ट मानते हैं, लाइक सैलरी, आई गिवन एग्जांपल, डेप्रिसिएशन इज अनदर एग्जांपल, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पर अगर फैक्ट्री, प्लांट, प्रोडक्शन रिलेटेड अगर कोई नाम जोड़ दिया गया तो वो डायरेक्ट हो जाएगा और हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि या दिस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट, जो हमने वहां पर लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं, वहां पर लोग काम कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसलिए तो हमने नाम दिया। ओके, सो नेक्स्ट इज चैरिटी। चैरिटी इज व्हाट, आप कई सारे आप सोशल काम करते रहते हैं, खर्चे करते हैं, नोबल कॉज, कई सारी चीज़ें करते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप गांव में जाके किसी को पढ़ाना या कहीं पर वाटर फैसिलिटी लगाना, तो ये ऑल दिस चैरिटी वर्क जो आप देते हैं, किसी को डोनेशन करना, तो ये सब क्या आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड या दीज मेरे यहाँ मोर बहुत हैं, तो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। तो ऑल दीज आर एक्सपेंसेस that will be indirect because they are not related to production. Now what is next? Cash is asset, bank is asset, bank charges. Now bank charges is not related to my production, but they are related to the other facility which I am using from the banks. That's from the business perspective, it's a cost, but not the directly related to the production activity. Establishment expenses also indirect expenses, so I put it down here. Plant is my asset, leasehold building is my asset. सेल्स टैक्स कलेक्टेड, सेल्स टैक्स कलेक्टेड अगर आप देखेंगे व्हेन यू बाय समथिंग तो उसमें लिखा होता है एमआरपी तो लिखा होता है, पर सेल्स इतना है, सेल्स टैक्स इतना है। तो ये टैक्स आपने जब कोई माल बेचा, उस पर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया, ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। सो दिस इज ये लायबिलिटी नॉट रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। गुडविल इज असेट। पेटेंट होता है जब आपने कोई न्यू इन्वेंशन करी, कोई नया आविष्कार किया, तो कोई और आपके इस फॉर्मूला को यूज ना करे तो आप उसको एक लाइसेंस करवा लेते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, सो दैट नोबडी गोना यूज इट। तो ये एक फॉर्मूला क्या बन गया, ये पेटेंट क्या बन गया, आपकी असेट है। तो अभी हम रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, सो दैट विल काउंट इनटू द बैलेंस शीट साइड। ट्रेडमार्क लाइक एप्पल, बाटा, लिनोवो, सैमसंग, दीज आर व्हाट ट्रेडमार्क, आपका ब्रांड है जो आप यूज कर रहे हैं। सो दीज ट्रेडमार्क्स आर माई एसेट। लोन, क्रेडिट दिया हुआ है, तो लोन क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड में लोन है तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है। ओके, सो नॉट रिलेटेड टू माय P&L। इंटरेस्ट और नॉन, अब जो लोन लिया उस पर मैंने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट इज बिकम माई खर्चा, दैट इज इनडायरेक्ट, सो आई राइट डाउन इंटरेस्ट एक्सपेंस। नाउ आई कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्रेडिट साइड इज मोर, सो आई जस्ट एड दैट टोटल विच कम्स टू 2,77,400, सेम टोटल I'll write down here also 2,77,400. अब जो बैलेंस बचा, that is what? That is my gross profit, which is 1,18,690. Okay. अब इस gross profit को मैं brought forward करूंगा towards credit side, तो मैंने 1,80,690 का मैंने कर दिया। तो now if you look at this is my trading account and this is my total profit and loss account, because यहाँ trading account का balance transfer किया and other indirect expenses. So this is all indirect expenses.
दिस इज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आई मेंशन, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और परचेज रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं जब टोटल करता हूँ तो लेट्स सी, क्रेडिट साइड में 1,26,690, डेबिट साइड में 1,26,690, बैलेंस कितना बचा? सो दिस बैलेंस 76,860 बिकम्स माई नेट प्रॉफिट, जो मैं कैपिटल में ऐड करूंगा। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो याद है तुम्हें कि हम क्या करते थे, माई कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू माई एसेट। अब उसमें इतने सारे खर्चे होते थे तो हम कैपिटल को एक एक करके इंक्रीज करते थे। तो टू अवॉइड ऑल दैट लेंदी प्रोसीजर, इसलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार किया गया कि जितने भी हम हमेशा ही अपना कैपिटल को इंक्रीज नहीं करते रहेंगे हर खर्चे से, एक टाइम फ्रेम के बाद अपना प्रॉफिट निकालेंगे और जो प्रॉफिट है वो फिर हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बी प्रिपेयर्ड। अब बनाते हैं जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका असेट्स किस रेट पे है, आपका असेट्स की वैल्यू जो हम उसमें है, आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, बैंक बैलेंसेस कितने हैं। तो ऑल दीज आर प्रिपेयर इन बैलेंस शीट। तो हम सारा बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब लेट्स प्रिपेयर ऑफ द सेम एग्जांपल बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट जो है एज ऑन बनती है कि आज की डेट में, लाइक मैंने बताया प्रॉफिट फॉर द पीरियड बनता है कि मैंने एक साल में कितना कमाया या 6 महीने में कितना, जो भी मैंने पीरियड के बेस पे मैं अपना प्रॉफिट निकाल रहा हूं। बैलेंस शीट मतलब आज की डेट में मेरे पास मेरी बुक्स की क्या पोजीशन है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एंड प्रॉफिट लॉस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये कंपनीज के हिसाब से ये अब नाम ये है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पर आपके केस में, आपके कोर्स में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप है जो बिजनेस है, तो इसलिए नाम जो नॉमेनक्लेचर जो यूज किया गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यूज की गई। ओके, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज आती है, राइट हैंड साइड में असेट्स आती है। अब लाइक मैंने आपको बताया कि एक तरीका टू प्रिपेयर, जैसे कि ये फॉर्मेट याद रखना ट्रेडिंग में कि पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर परचेसेस लिखना है, लेस परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको लिखना, बाकी सारा जैसे भी लिख सकते हो। इसमें भी यहाँ पर भी लायबिलिटीज में भी सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। अब उस कैपिटल में हम क्या ऐड करेंगे? अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऐड करूंगा, लॉस हुआ तो लॉस रिड्यूस कर दूंगा कैपिटल में से। अब क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ था तो 76,860 मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सारे साइड तो हम देख चुके हैं, इसमें तो कोई एसेट और लायबिलिटी वाला है नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मेरा कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, तो हमने 48,000 से रिडक्शन करी और मेरा अमाउंट कितना आया? 2,78,860। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट लिखना है। उसके बाद आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूं कि इस कैपिटल के बाद अगर असेट साइड में आपको लिखना है तो असेट साइड में हम पहले करंट असेट्स लिख सकते हैं, फिर फिक्स असेट्स लिख सकते हैं। आपका जो दिल आए वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम ये 1 by 1 डालते हैं। तो ड्राइंग के बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में असेट, तो असेट हमने असेट साइड में लिख दी। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस का है, चैरिटी एक्सपेंस का है। कैश बैलेंस, अब कैश बैलेंस मेरा असेट है तो हमने कैश बैलेंस लिख दिया। फिर आया बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस भी हमने लिख दिया असेट साइड में। उसके बाद अभी मेरे पास बैंक चार्जेस है, एस्टैब्लिशमेंट प्लांट आ गया, फिक्स एसेट्स आ गया, पर उससे पहले मेरे पास एक करंट एसेट्स है। मैंने कहा कि मैं पहले करंट एसेट्स लिखता हूं, तो मेरे पास करंट एसेट्स कौन सा बच गया? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये मेरा असेट है ना, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिया। ध्यान रखना, ये कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि दे फॉरगेट टू ऐड क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज वो इस बैलेंसेस में दिखता नहीं है और नीचे लाइन में हम ध्यान देते नहीं है। ओके, सो हमने क्लोजिंग स्टॉक डाल, तो मेरा यहाँ पर हो गया, करंट एसेट्स कवर कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं प्लांट। प्लांट मेरा फिक्स एसेट्स है 42,000 का, फिर लीज और बिल्डिंग इज माई एसेट, तो 1,50,000 का एसेट कर दिया। लाइक आई मेंशन सेल्स टैक्स कलेक्टेड, कि ये मेरी लायबिलिटी है जो मैंने कस्टमर से ली है और मेरे को गवर्नमेंट को देनी है। तो बीइंग माई लायबिलिटी, तो आई विल राइट डाउन इन द लायबिलिटी साइड सेल्स टैक्स कलेक्टेड 2,000। गुडविल, गुडविल मेरा एसेट है कि गुडविल इज व्हाट? अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल दें, कोई खाने की दुकान, एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं। एक रेस्टोरेंट में सेम मेन्यू है, एक्स में भी, और वाई एक रेस्टोरेंट है उसमें भी सेम मेन्यू है, पर एक्स में लोग ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ गुडविल बनी हुई है, इतने टाइम से वो जो काम कर रहा है उसकी गुडविल बनेगी नहीं, इसका लोगों का बिहेवियर अच्छा है, यहाँ पर जो लोग वंस यू गो देयर, इसकी एम्बियंस अच्छी है या इसका खाना बहुत अच्छा है। तो ऑल दिस इज व्हाट? दिस इज द गुडविल व्हिच इज इन द माइंड ऑफ द पीपल,
कहीं पर आप गुडविल को दिखता नहीं है, दैट्स अ इंटेंजिबल असेट, बट ये एक आपकी असेट है जिसकी एक वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 20,000, तो हमने इज माई असेट, आई विल रिटन डाउन। पेटेंट्स, लाइक आई मेंशन, पेटेंट्स क्या है? पेटेंट्स आपके किसी इन्वेंशंस के लिए होते हैं जो आप फिक्स करवाते हैं, तो दैट्स आल्सो योर असेट। फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इज आल्सो दैट असेट, तो 5,000। अब उसके बाद लोन, क्रेडिट, क्रेडिट इज व्हाट? माय लायबिलिटी, तो मैं लायबिलिटी साइड में लोन लिख दूंगा। सो अब आई हैव कवर ईच एंड एवरीथिंग, सो इफ आई टोटल and the total of credit and debit should match, liabilities or asset side should match. So now my examples is finished. I have tried to make you understand with a simple example. I broke down each and every component so that step by step you can understand how do we prepare a profit and loss account, trading and profit and loss account, and balance sheet. So with this, I ask you or request you to be more focused, learn this step by step. कुछ नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, ask your questions, तो it will be easy for me to make you understand what is there in this chapter. तो आप इसको आराम से कर लीजिए, और कुछ इश्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। The next again my more in the next video we'll cover up final account with adjustment. So go through with this. Any issues, write down. Take care. Bye bye. God bless you. Thank you.